टाइगर रिजर्व में मौज मस्ती करने का एक वीडियो सामने आया। पार्क के कोर जोन कांसरो में निजी कार से पहुंचे कुछ लोगों ने यहां पर पार्टी मनाई है, जबकि बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में एंट्री बैन है। पार्क में घुसे लोगों में बीजेपी का एक पार्षद भी शामिल है। वहीं पार्क के डायरेक्टर साकेत बड़ोला ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से पहले देहरादून के लोको पायलट्स ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस के आगे पटरियों पर खड़े होकर नारेबाजी की है। दरअसल देहरादून के लोको पायलट का कहना है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ट्रेन का ट्रायल उनसे कराया गया और अब लोको पायलट की जिम्मेदारी दिल्ली के स्टाफ को दी गई। देहरादून के लोको पायलट का कहना है कि उन्हें भी वंदे भारत की जिम्मेदारी दी जाए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के बाद अब काठगोदाम और टनकपुर से भी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे कुमाऊं से 2 ट्रेनें चलाना चाहता है। काठगोदाम और टनकपुर से दिल्ली के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है। अजय भट्ट के मुताबिक कुमाऊं में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहां से चलाना चाहती है। इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। अजय भट्ट के मुताबिक जल्द ही हल्द्वानी और टनकपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिल सकती है। जाना चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए, किसी को काम की शर्म नहीं होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर। अभी तक तो हम ये सोच रहे हैं कि एक काठगोदाम से और दूसरी हमारी टनकपुर से, क्योंकि दोनों मैदानी क्षेत्र हैं। यहाँ से ऊपर को पहाड़ प्रारंभ हो जाता है। जिस तरह से देहरादून हमारा मैदानी क्षेत्र है, हमारी राजधानी है, वहाँ से ऊपर को फिर पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं। अगर ये दोनों यहाँ भी चले जाती हैं और एक हमारी वहाँ हो गई तो फिर पूरी तरह से पर्यटक यहाँ जो हम चाहते हैं उतनी बड़ी संख्या में आएगा। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में पीएम मोदी ने घोषणा की तो अब एक बार फिर से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की चर्चा जोरों पर है। कुमाऊं के 4 जिलों को नई आस बन गई है तो साथ ही इस पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना 1911 में अंग्रेजों ने दिखाया था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं के 4 जिलों में ट्रेन पहुंचाने के लिए पहला सर्वे किया था, लेकिन आजादी के बाद ये मुद्दा पूरे 6 दशकों तक ठंडा रहा। दशकों तक ठंडे पड़े इस मुद्दे में 2006 में उस वक्त कुछ गर्माहट आई जब तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसका प्रारंभिक सर्वे शुरू कराया। यही नहीं, 2013 में इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में भी शामिल किया गया। बावजूद इसके जमीन पर कुछ होता नहीं दिखा है। लेकिन अब जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस रेल लाइन को शुरू करवाने की बात कही है तो उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। नहीं, उसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। वो बात तो काफी आगे बढ़ गई है। बीच में एक बार इसकी सर्वे में थोड़ा विलंब हुआ था। मैंने इस मामले को सदन के अंदर भी उठाया था। 2, एक टनकपुर बागेश्वर और दूसरा रामनगर चौखुटिया कर्णप्रयाग। तो ये मामला आगे बढ़ा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन से जहां अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर की राह आसान होगी, वहीं चीन और नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों को भी खासी राहत मिलेगी। ये रेल लाइन पहाड़ के विकास के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी अहम है। 154 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रेल लाइन में 54 किलोमीटर की लाइन टनल के अंदर से गुजरनी है। रेल लाइन निर्माण के बाद पीएम मोदी के ऐलान के बाद विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। मूल्यवान संकल्प उत्तराखंड के बात की और उसमें भी 9वां लास्ट में टनकपुर बागेश्वर का जिक्र किया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री के इस बयान को किस अर्थ में लिया है, स्वागत कर रहे हैं या निराशाजनक मानो। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जिस इलाके में बननी है उसी इलाके में पंचेश्वर बांध भी प्रस्तावित है। 315 मीटर ऊंचा बांध बनने पर ट्रेन को पहाड़ पर पहुंचाना नामुमकिन सा है। ऐसे में ये तय है कि बांध और रेल लाइन में से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट परवान चढ़ सकता है। शैलेंद्र नेगी और किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से बीजेपी दफ्तर में मुलाकात की। इसके साथ ही उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात की।
त्रिवेंद्र सिंह रावत अगले लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर लगातार मुलाकात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई और कहा कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ाना चाहेगी, मैं लड़ने को तैयार हूं। चूंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, तो ऐसे में लगातार तैयारी पार्टी लोकसभा चुनाव की कर रही है। आपने भी संगठन महामंत्री जी से मुलाकात की, क्या आपके भी चुनाव लड़ने की चर्चा लगातार चल रही है, तो क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ हम तो तैयारी करते ही हैं, लेकिन पार्टी भी तैयारी करती है और पार्टी के विचारधारा के आधार पर पार्टी बेस्ड चुनाव होता है। मैं भी प्रयास में हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, बाकी निर्णय पार्टी को करना है। कौन सी लोकसभा की तैयारी? नहीं, लोकसभा तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है, ये पार्टी डिसाइड करेगी। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देहरादून में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सीएम धामी ने केंद्र के 9 सालों का लेखा जोखा बताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली सरकार है जिसने सबके उत्थान के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उत्तराखंड के विकास में केंद्र के योगदान को भी गिनवाया और कहा कि केदारनाथ हेमकुंड साहिब के लिए रोप वे का शिलान्यास, मानस खंड मंदिर माला मिशन, एम्स के सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी, ये सभी ऐसे बड़े काम हैं जो आने वाले वक्त में उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। देवभूमि में विकास के 9 रत्न उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी के साथ ही वन भूमि से धार्मिक अतिक्रमण हटाने को लेकर चलाए गए अभियान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दे दी है। मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहे महासंपर्क अभियान के तहत सोमवार को देहरादून के दौरे पर थे। जब संजीव बालियान मंच पर आए तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड और अतिक्रमण हटाओ अभियान की जमकर तारीफ की। बालियान ने कहा कि धामी सरकार के ये दोनों फैसले देश के लिए नजीर होंगे। जो वैध जमीन पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है उत्तराखंड में, ये भी शायद देश में बड़ी शुरुआत है। तो आपको इन दोनों कार्य के लिए विशेष रूप से बधाई। ये देश में मील का पत्थर होंगे, मुझे ऐसा लगता है दोनों कार्य। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई कमेटी ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे रही है। कमेटी इसे कभी भी सरकार को सौंप सकती है, तो दूसरी तरफ वन भूमि पर मौजूद धार्मिक अतिक्रमण का करीब करीब सफाया किया जा चुका है। सौभाग्यशाली है कि हमारे प्रदेश से इसका श्रीगणेश हो रहा है। बहुत हमने सभी राजनीतिक दलों से वार्ता की है। जनता के जो प्रश्न हैं, जनता के सुझाव हैं, उसमें लिए गए हैं। बहुत जल्दी वो धरातल पर होगा। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर स्वागत योग्य कदम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और धार्मिक स्थलों की आड़ में अतिक्रमण, 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने देवभूमि की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। सिर्फ बालियान ही नहीं, इससे पहले यूपी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी सीएम धामी के अतिक्रमण हटाओ अभियान की तारीफ कर चुके हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यूपी SSSC भर्ती परीक्षा को लेकर चल रही जांच में अब जल्द ही नकलचियों पर कार्रवाई हो सकती है। अब उन 57 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में नकल करवाई थी, लेकिन अब उन अभ्यर्थियों को केस दर्ज कर गिरफ्तार भी किया जाएगा जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा, नकल की। यूके SSSC ने ऐसे 200 से ज्यादा नकलचियों को चिन्हित कर लिया है जिन्हें अब अगली परीक्षाओं में बैठने से बैन कर दिया जाएगा और जल्द ही इन पर मामला दर्ज होगा। STF कार्रवाई कर सकती है। एविडेंस इतना नहीं आया तो फिर उसी के हिसाब से जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन या यूके SSSC को हमको लिखना है वो वाला कार्रवाई की जाएगी। बट सारा चीज
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम एक व्यू ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अवैध शराब का नेटवर्क नहीं टूट रहा है और नुकसान सरकार का हो रहा है। 50 दिन तक 100 शराब की दुकानें जब नहीं चली तो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पर दुकानें न उठने की वजह शराब पीने में कमी या नुकसान का धंधा नहीं बल्कि कुछ और है। देखिए रिपोर्ट। शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं, बावजूद इसके शराब के शौकीन खूब जाम छलकाते हैं। उत्तराखंड में करीब 100 शराब की दुकानें जब 50 दिन तक नहीं उठी तो सरकार को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसके बाद अल्मोड़ा के जिला आबकारी अधिकारी हटा दिए गए तो चमोली और उत्तरकाशी के जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड कर दिए। एक्साइज कमिश्नर के मुताबिक जिले में दुकानें क्यों नहीं खुली, इसे लेकर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई या काम में हीला हवाली की गई, इसीलिए सस्पेंड करने से लेकर नोटिस जारी करके कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बार बार निर्देशों के बावजूद भी गलत सूचनाएं दी जा रही थी और जो हमारी समय पे दुकानें उठनी थी उस पर भी हिलाहवाली की गई, तो उन सब कारणों को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की गई है। मेन मकसद हमारा ये है कि सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी जो हैं अपने विभागीय दायित्वों के प्रति कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें। पहाड़ी जिलों में शराब की दुकानें नहीं उठी तो सवाल ये भी उठा कि क्या पीने वाले कम हो गए या शराब बेचना अब प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा। लेकिन दुकानें न उठने के पीछे के खेल की पड़ताल न्यूज़ 18 ने की तो पता चला कि खेल अवैध शराब के नेटवर्क को सपोर्ट करने का था। मतलब ये कि जब दुकानें बंद रहेंगी तो अवैध शराब ही बिकेगी। पुलिस के मुताबिक साल 2022 में करीब 2 लाख शराब की बोतलें पकड़ी गई, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए थी। वहीं इस साल जनवरी से अप्रैल तक 48,000 अवैध शराब की बोतल पकड़ी गई, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ है। यानी अवैध शराब का धंधा रुक नहीं रहा और बंद दुकानों की आड़ में अवैध शराब बेचने की बात सही साबित होती दिखती है। हालांकि अब अवैध शराब पर एक्शन और अब सभी दुकानें खुलने से सरकार को टारगेट पूरा होने की उम्मीद है। इससे जाहिर है कि अभी भी अवैध शराब का प्रचलन प्रदेश में चल रहा है। हमारा पुलिस का कार्रवाई भी कंटिन्यूअस चल ही रहा है। जहाँ पे भी हमको सूचना मिलता है हम तुरंत वहाँ पे बोतलें सीज करते हैं और अरेस्ट करते हैं। सभी दुकानें आवंटित हो चुकी है, उठ चुकी है और मुझे लगता है कि इस बार जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा एक इंडिकेट किया, निर्देश किया कि हमें सभी विभागों से अच्छा रेवेन्यू आना चाहिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट से अच्छा रेवेन्यू आएगा। अफसरों पर एक्शन लेकर एक्साइज कमिश्नर ने कड़ा मैसेज भले ही दिया हो, लेकिन जरूरी है कि अवैध शराब की बिक्री के नेटवर्क को तोड़ा जाए, अफसरों की नाक के नीचे चल रहा खेल बंद हो। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान की तैयारी शुरू हो गई है। जियोलॉजिस्ट ने मिट्टी जांच के लिए नमूने लेना शुरू कर दिया है। मास्टर प्लान के लिए 7 स्थानों की पहचान की गई है जहां से मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं, जिसके बाद 7 से 8 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। सीएम धामी ने जागेश्वर धाम का विकास मास्टर प्लान के तहत करने का फैसला किया है। बस 7 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। उन जगहों पर सॉइल टेस्टिंग का काम हमारी तरफ से स्टार्ट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन का टेन्योर रहता है हमारी इसका रिपोर्ट आने के लिए और 7 से 8 दिन बाद हम अपनी रिपोर्ट जो कंपनी है उसको हैंडओवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के कोसी सुमेश्वर हाईवे पर डामरीकरण एक बार फिर विवादों में आ गया है। सोमवार को बारिश के दौरान ही डामरीकरण किया गया। पिछले महीने बारिश में डामरीकरण के कारण एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2 असिस्टेंट इंजीनियर, 2 जेई को जिले के बाहर खंड में अटैच किया गया था। सोमवार को फिर बारिश में डामरीकरण कई सवाल खड़े कर रहा है। चारधाम यात्रा में बड़ी तादाद में लोग साइबर ठगी का भी शिकार हो रहे हैं। साइबर ठग लोगों को हेलीकॉप्टर यात्रा पैकेज के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से हरिद्वार पहुंचे एक परिवार के साथ साइबर ठगों ने 6 लाख रुपए की ठगी कर डाली। इस परिवार ने इंटरनेट पर सर्च करके हेलीकॉप्टर की बुकिंग की थी, लेकिन साइबर ठगों की फर्जी वेबसाइट के जाल में फंसकर इन यात्रियों ने मोटी रकम गंवा दी। हरिद्वार पहुंचने पर इस परिवार को ठगी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने बिना यात्रा किए वापस उन्हें लौटना पड़ा। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को अधिकृत वेबसाइट से ही बुकिंग करनी चाहिए। पूरा होटल का भी हमारा बुकिंग थी 28 तारीख की, संडे की, हरिद्वार से
जब हम हरिद्वार पहुंचे और हम जो अगले दिन उसको जाके वहाँ कंफर्म देखा लोकेशन पे, तो वहाँ कोई हेलीपैड नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ कोई अदर कंपनी का कोई ऑफिस। तो बोले सर एक महिला और भी यहाँ आई है। तो हमारे से पहले उन्होंने 3 लाख रुपए कुछ ले लिए थे पैसे, और फिर ये टिकट बना के भेज दिए थे। फिर उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस भी होगा आपका और होटल के आपको अलग देने पड़ेंगे पैसे, और आपका सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद शाम को हम फिर ट्राई करते रहे कॉल करने का, उस बंदे ने पहले तो कॉल उठाया नहीं। फिर 1-2 सूचनाएं इस दौरान हमें प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है, और अब जब वो फिजिकली आकर के अपनी बुकिंग क्लेम कर रहे हैं तो वो बताया जा रहा है कि उनके नाम से कोई बुकिंग नहीं हुई है। इस सूचना पर जिन आईडी या जिन वेबसाइट्स पर जाकर के उनके द्वारा बुकिंग की है उनको चिन्हित कर लिया गया है। उनको लेकर के हमारी साइबर सेल को देकर के उनको ब्लॉक कराए जाने हेतु प्रयास किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सीतापुर की हैं, जहां पर हर दिन सुबह इसी तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है, और इससे यहां पर जाम की विकट समस्या भी पैदा हो जा रही है। वहीं जिस तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है, उससे लग रहा है कि इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। भारत के प्रमुख फैशन ई-टेलर एजियो ने आज अपनी साल की सबसे बड़ी सेल का ऐलान कर दिया है। अगर आप सस्ती दरों पर ऑनलाइन कपड़े, ज्वेलरी, फुटवेयर, एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट और घरेलू इस्तेमाल की चीजें अगर खरीदना चाहते हैं तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि रिलायंस का ऑनलाइन शॉपिंग ऐप एजियो 1 जून से बिग बोल्ड सेल लेकर आ रहा है, जहां पर डेली यूज के साथ सामान सस्ती दरों पर आपको मिलेंगे। और इस सेल में ग्राहकों को अलग अलग ब्रांड और अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट भी भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। इस सेल में ग्राहकों को 50 to 90% तक की छूट के साथ खरीदारी का मौका मिलेगा। इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10% अतिरिक्त छूट आपको मिल रही है, जिसके लिए फैशन कैंपेन के तहत अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और राणा दग्गुबती को चुना गया है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए महाबहस आस्था कौशिक के साथ।